नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इस समय ईरान, इजराइल, लेबनान, बेरूत, यही सब न्यूज में और चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है इसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही है। लेकिन इजराइल लेबनान को पूरी तरीके से गाजा बनाने पे उतारू है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहले लेबनान की डेमोग्राफी को समझेंगे और समझेंगे कि युद्ध होता है या उसकी कोई सिचुएशन बनती है तो फिर दुनिया में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। साथ के साथ अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां पे ट्रंप के जीतने के चांसेस लोग ज्यादा बता रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल से कहा है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उनसे कहा है, मीटिंग्स में भी कहा है, मतलब जो वो पब्लिक रैली कर रहे हैं उसमें भी कहा है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने पर्सनल भी कहा है, क्योंकि इजराइल के रिलेशन ही अमेरिका के साथ ऐसे हैं कि वहां की दोनों पार्टियां जो है वो इजराइल को समर्थन करती हैं कि जो करना है कर डालो, जिसको ठोकना है ठोक डालो, सब देख लिया जाएगा, चाहे वो ऑयल फील्ड हो, चाहे वो इनकी रिफाइनरीज हो, चाहे इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल किसी भी तरीके से ईरान को खत्म करो। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत डर है ईरान को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं तो यह मान करके चलिए ईरान के लिए बड़ी मुश्किल होगी। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले लेबनान में क्या हो रहा है और लेबनान में क्यों हो रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ सदीबुद्दीन को भी ढेर किया, ईरान का एक कमांडर भी ढेर हो गया। अब आप सोचिए, लड़ाई यहां ईरान की जो मिलिट्री है उससे नहीं है, ईरान से नहीं था डायरेक्ट अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी नसरल्ला के जाने के बाद, नसरल्ला के ऊपर बम गिरने के बाद ईरान ने क्यों रॉकेट छोड़े, 180 या 200 रॉकेट या जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों इजराइल के ऊपर छोड़े। इसलिए छोड़े क्योंकि ये इन्हीं के छद्म ऑर्गेनाइजेशन है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती, ये तीनों इनके छद्म एक तरीके से लड़ाके हैं, और या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए इसने पावर, पैसा और इस तरीके के लोगों को वहां पे पैदा किया है। लेकिन लेबनान में एक चीज आप लंबे समय से नहीं देख रहे होंगे, लेबनान की सरकार क्या कह रही है किसी को नहीं पता। जो कुछ कह रहा है हिजबुल्लाह कह रहा है। तो हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह को आईओसी ने भी लंबे समय तक एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन माना, डायरेक्ट। बाद में उन्होंने उस पर से बैन वैन हटाया था। हिजबुल्लाह जो है वो एक मतलब गैर मान्यता प्राप्त सैन्य संगठन है, इस तरीके से समझ लिए, जिन लोगों ने मान्यता भी दे रखी उनके हिसाब से भी। तो हिजबुल्लाह का रोल कहां हो जाता है इसमें? लेबनान आर्मी कहां है? लेबनान में आर्मी जैसी कोई चीज है नहीं फिलहाल अगर देखा जाए तो, क्योंकि लेबनान की जो डेमोग्राफी है वो 1918 तक ईसाई बाहुल्य था। अब वहां पे 3 कैटेगरी जो है वो सेम प्रोपोर्शन में आ गई है। जैसे सिया 30% के आसपास है, सुन्नी 30% के आसपास है, और 30% के आसपास जो है ईसाई हैं। ईसाइयों में भी कई सारी कैटेगरी है, और जो 2, 4, 5, 10% बचता है वो अलग अलग लोग हैं। ऐसा बताया जाता है वहां का जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से। अब वहां चीजें होती कैसे हैं उस पे बात करेंगे, फिर तब ये लड़ाई समझ में आएगी कि कैसे चल रही है और क्या हो रहा है। देखिए, बताया जाता है कि यहाँ 54% इस्लाम है, 40% क्रिश्चियनिटी है, और इस्लाम में भी 2 कैटेगरी, एक सिया एक सुन्नी है। हिजबुल्लाह सिया ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसा नहीं कि पूरे लेबनान में है, नहीं नहीं नहीं, लेबनान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे मुस्लिमों के बसने पे पाबंदी भी है, क्योंकि लेबनान बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध से जूझता रहा। इस बात को भी समझिएगा यहां पे। इसीलिए लेबनान की सरकार की बात नहीं हो रही है। लेबनान के राष्ट्रपति ने क्या कहा, कोई बात नहीं कर रहा। लेबनान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरीके की जो चीजें हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो पावर में नहीं है तो जरूर राष्ट्रपति का तो पद खाली है, लेकिन पावर में होने के बाद भी एक तरीके से वो कहे ना केयर टेकर टाइप की वहां पे सरकार है। तो जो कुछ है वो हिजबुल्लाह ही ले दे करके है, और उसके पीछे जो खड़ा है ईरान है वो ले दे करके है। खैर,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बड़ा रोचक है, पूरा वीडियो देखिएगा। लेबनान की कुल आबादी 50 लाख है, यहाँ पे 18 धार्मिक पंथ है। लेबनान में जब 1932 की जनगणना की गई थी, 18 मैंने बोल दिया था, तब वहां ईसाई बाहुल्य थे, लेकिन पिछले कुछ दशक में जन्म दर बढ़ने और प्रवास की वजह से इनकी संख्या में, जन्म दर घटने और प्रवास की वजह से इनकी जो जनसंख्या उसमें गिरावट आई। अब यह शिया सुन्नी बाहुल्य देश बन गया। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको। ईरान भी शिया बाहुल्य है, यह भी समझ लीजिएगा। अच्छा, लेबनान की सियासत का जो हाल है वो क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में लेबनान में धार्मिक आधार पर शक्तियों का साझाकरण करने की व्यवस्था है। ठीक है, मतलब धार्मिक आधार पर वहां पे ताकत बांटी गई है। प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? 18 धार्मिक समूह, सरकार, सेना और सिविल सेवा में इनकी हिस्सेदारी है, सारे समूहों की। ठीक, हिजबुल्लाह क्या है? सशस्त्र समूह के साथ साथ लेबनान की संसद में इसका दखल भी है, राजनीतिक दल भी है एक तरीके से। अच्छा, अहम पद यहां कैसे बंटते हैं? राष्ट्रपति जो होगा वो ईसाई समुदाय का होगा, पीएम जो होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा, स्पीकर जो होगा वो शिया मुस्लिम होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज नहीं है, ये जाति धार्मिक आधार पे बांट रखा है कि पावर किस तरीके से अलग अलग रहेगी। संसद में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में समान रूप से सीटें बांटी गई है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, समान रूप से, मतलब आधी आधी जितनी भी है, 128 के आसपास है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपने थोड़ा सा रेडिश रेडिश टाइप का दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हिजबुल्लाह के प्रभाव वाला इलाका है और एक तरीके से शिया प्रभाव वाला इलाका है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है वो लगता है इजराइल से। ठीक, तो जितना कुछ इजराइल करेगा वो इतने ही इलाके पे करेगा, पूरे लेबनान पे नहीं करेगा। तो गाजा वाली स्थिति लेबनान की नहीं होगी, लेकिन हमास वाली स्थिति हिजबुल्लाह की हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार अटैक्स कर रहा है इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पे। और हिजबुल्लाह का जो चीफ बना, पहला चीफ तो उनको उसको मारने में सफलता बहुत देर से मिली, लेकिन दूसरा चीफ जैसे बना वैसे मार दिया। इजराइल पूरे मूड में है। अच्छा, 128 यहां सांसद होते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये स्थिति देख लीजिए, जो टारगेट एरिया है हिजबुल्लाह और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, वो टारगेट एरिया वही है जहां पे शिया अधिक मात्रा में रहते हैं और वहीं पे हिट कर रहा है, और ये इजराइल से सटा हुआ इलाका है। जब आप देखेंगे इजराइल का ये मैप देख रहे हैं, लेबनान का ये मैप देख रहे हैं, तो आप बगल में देख रहे होंगे एक देश है जॉर्डन। जॉर्डन को कहा जाता है ये इजराइल का मित्र देश है, और जॉर्डन का जो राजा है उसको कहा जाता है कि ये इनके पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके वंशज हैं। अब यहां लोग कहेंगे कि यार इनके वंशज लड़ नहीं रहे हैं, जहां पे इस्लाम का सेंटर है सऊदी दुबई बोल नहीं रहे हैं, तो मसला क्या चल रहा है? मसला देखिए, ये चल रहा है शिया और सुन्नी का भी, है ना। शिया बाहुल्य जितने लोग हैं वो तो इस मसले पे बोल रहे हैं, सुन्नी बाहुल्य जो हैं वो चुप है। पाकिस्तान 3 में ना 13 में, उसको छोड़ दीजिए। भारत में कुछ लोग हैं बोल रहे हैं, उनको भी छोड़ दीजिए अगर आप। तो ये स्थिति है, वर्तमान स्थिति। ठीक, जब ये एक बात ध्यान रखिएगा, ईरान ने दूसरी बार आक्रमण किया है एक तरीके से मिसाइल के द्वारा इजराइल के ऊपर। जब पहली बार आक्रमण किया था उसने कुछ महीने पहले, जब गाजा वाला चल रहा था, तब जॉर्डन ने बहुत सारी मिसाइलें ईरान की गिरा दी थी। लेकिन अब क्या, हाल फिलहाल में खामनेई जो वहां का सर्वोच्च नेता है ईरान का, उसने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, अब इजराइल के अंत का समय आ गया है। ठीक है, बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक डेवलपमेंट हुआ कि उधर के विदेश मंत्री, इजराइल के विदेश मंत्री ने कुछ कहा, कुछ बात ऐसी कही जो जॉर्डन के राजा को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक खबर भी है कि जंग से ठीक पहले इजराइल को बड़ा झटका, जिस मुस्लिम देश को मानता था अपना उसने दिया धोखा। जॉर्डन ने कहा कि इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि देखिए दबाव सबके ऊपर अब आ रहा है, और दबाव में ही ईरान ने नसरुल्लाह का बदला लिया, वो सब सारे रॉकेट वॉकेट छोड़ करके। हालांकि कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ उसमें, ऐसा कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है। लेकिन इजराइल की एजेंसियां पूरे दुनिया भर में खबर फैला रही हैं कि हमारा बहुत नुकसान हुआ। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, अनऑफिशियली वही प्रचारित कर रहे हैं दुनिया भर में कि हमारा बहुत नुकसान हुआ।
इससे साफ साफ एक मैसेज चला गया कि भैया पहले तुमने हमला किया है, बदला अब हम लेंगे, और हम लेंगे तो अपने हिसाब से लेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, युद्ध या जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, वो इस हिसाब से चलती है कि जो खबर दिखाई देती है, जो नेता बोलता है वो नहीं होता, हो कुछ और रहा होता है। तो वही इजराइल ने गेम खेला। भाई यहूदियों का दिमाग तो आप मानेंगे ना कि बढ़िया है, बेस्ट है। बेस्ट नहीं होता तो इतने दिन से वो कम मात्रा में एक छोटा सा देश ऐसे थोड़ी नहीं लड़ते। खैर एक और चीज आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्या छपता है, इजराइल विल नॉट लास्ट लॉन्ग, टॉप कोट फ्रॉम ईरान सुप्रीम लीडर खामकेई। खामकेई 5-6 साल बाद, या कुछ लोग बता रहे हैं 18 साल बाद, एक सार्वजनिक सभा की, उसमें सबको बुलाए, उनको इनकी उम्र 80-80 साल के आसपास बताई जाती है, और इन्होंने कसम वसम खाई, धमकी उमकी दी, ये सब सारी चीजें उन्होंने की। साथ में कहा कि सब इकट्ठा हो जाओ। यही इनकी वैश्विक ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप एक चीज मान करके चलिए कि कोई भी देश अब युद्ध में घुसेगा पूरे दुनिया में, तो वो अपना कैलकुलेशन करके घुसेगा। जो मजबूत इस्लामिक देश हैं वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, साहब एकदम शांति से हैं, बयान दे देते हैं, काम खत्म हो जाए। मैं बोला ना, बयानों का कोई मतलब नहीं होता। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने यूएन जैसी संस्था की औकात बता दी कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है भाई साहब। यूएन में, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे और वर्तमान के समय में देखेंगे, यूएन जैसी संस्था एकदम बेकार संस्था हो गई है पूरे वैश्विक स्तर पे। क्यों बेकार हो गई है? ईरान का रूस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ यूक्रेन के साथ, आप नहीं रोक पाए उसको। अभी इधर चल रहा है, आप नहीं रोक पा रहे हैं। बयान जारी करने से थोड़ी ना होगा यार। यूएन का काम था युद्ध को रोकना, इसीलिए वो संस्था ही बनी थी। यूएन सारे काम कर रहा है लेकिन युद्ध नहीं रोक पा रहा है किसी भी देश में, और कहीं पे भी टेंशन है तो उसको दूर नहीं कर पा रहा दो देशों के बीच में। तो क्या प्रासंगिकता है? इजराइल ने बैन कर दिया आपको, कहा कि तुम्हारे जो प्रमुख हैं इजराइल आना चाहते हैं उनको आने की कोई जरूरत नहीं, एकदम वीजा पासपोर्ट कैंसिल करो उसका। खैर थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ईरान कह रहा है कि ये तो हम लोगों ने सबसे कम पनिशमेंट दिया इजराइल को, अभी तो हम लोग बड़ा मतलब ज्यादा बड़ा वाला वो देने वाले हैं, पनिशमेंट देने वाले हैं इजराइल को। ये किस लिए कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल रिटेलिएट ना करे, इजराइल रिएक्ट ना करे। दूसरी तरफ अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, और खबर यह भी आ रही है कि ऑयल रिफाइनरी जो इनकी है, ऑयल फील्ड जो इनकी है, तेल निकलता चुकी ईरान से, और उसके साथ साथ जो इनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो सब इजराइल के मिसाइल के टारगेट पे हैं। और ट्रंप तो खुल करके बोल दिया कि भैया सब कांड कर दो, बाद में देखा जाएगा। खैर बाद में युद्ध में कुछ होता है नहीं अगर आप मजबूत नहीं है तो। अच्छा, खामनेई को क्यों बाहर आना पड़ा? एक खबर ये चली थी कि डर के मारे, चूंकि वहां का एक बड़ा नेता मारा गया, फिर उसके बाद ये हमास वाला हुआ, फिर बहुत सारी चीजें हुई, फिर उसका हमास का चीफ उसी ईरान में मारा गया। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो यह खबर पूरी दुनिया में फैली कि बंकर में जाकर के छिप गया है। तब यह व्यक्ति 5 साल बाद बाहर आकर के अपनी बातें कहता है, दोहराता है, चीजें करता है। अच्छा, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल कॉल आउट द इजराइल फॉर ब्लैक लिस्टिंग सेक्रेटरी जनरल गुटरेस, इनको बैन कर दिया। ये सब आपको पता चली गया। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है एग्जैक्ट। देखिए, इजराइल ईरान से बदला लेगा, लेकिन इजराइल के लिए अभी सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है हिजबुल्लाह। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर दें, इतना न्यूट्रलाइज कर दें कि अगले 10-20-25 साल तक ये लोग उठ ना पाए। उस कड़ी में उसको जो करना है वो सारी चीजें कर रहा है इजराइल। इजराइल अभी ध्यान नहीं भटकाना चाहता है ईरान की तरफ। हो सकता है इस बीच में 2-4 10-20 मिसाइल मार दिया जाए, चीजें कर दिया जाए। दूसरी बात, F-16 बर्बाद हो गया तो एयरबेस उनका बर्बाद हुआ, कुछ नहीं बर्बाद हुआ इजराइल का। थोड़ी बहुत आप इतनी मिसाइलें आएंगी तो थोड़ा बहुत तो आपको डैमेज होगा, हो सकता है उनका एयरक्राफ्ट कोई 2-4 खराब हो गए हो, उड़ गए हो। लेकिन F-35 जो है ना, वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, और ईरान के पास कोई भी ऐसी रक्षात्मक प्रणाली नहीं है
कि अगर वो टारगेट करें तो वो बच सके। इजराइल के लिए ईरान को टारगेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान काम है। लेकिन ईरान ने रूस से कहा है कि हमको S-400 दे दो। रूस ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुमको सैटेलाइट भी देंगे, S-400 भी देंगे। रूस का क्या इंटरेस्ट है? रूस का इंटरेस्ट यह है कि किसी भी तरीके से जो इधर वाली लड़ाई है वो उधर शिफ्ट हो जाए। किधर शिफ्ट हो जाए? ईरान की तरफ शिफ्ट हो जाए। और जब ईरान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो जो अमेरिका है अब तक यूक्रेन की मदद कर रहा है वो उधर मदद करेगा। और यूक्रेन के युद्ध में चूंकि ईरान के ड्रोन और उन लोगों ने मदद तो की। अब लोग सोचेंगे कि ईरान के पास बढ़िया उन्नत किस्म के ड्रोन हैं तो ड्रोन से क्यों नहीं करता? बेसिकली दूर है इजराइल ईरान से, और जॉर्डन का बॉर्डर पार करके जाना है। दो चीजें हैं। तीसरी चीजें हैं कि ड्रोन से काम नहीं चलेगा इजराइल में, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत ही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आयरन डोम फेल हो गया फलाना, कोई फेल वेल नहीं हुआ। अगर फेल होता तो 200 मिसाइलों का जो अटैक है बड़ा लॉस होता इजराइल को। तो ये कहानी यहां पे उभर करके आ रही है कि वैश्विक पटल पे इस चीज को रोकने के लिए इटली को छोड़ करके कोई सामने नहीं आया है अभी तक खेमेबाजी है या न्यूट्रल हैं लोग। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है? उन्होंने G7 की मीटिंग बुला ली है कि भैया G7 की मीटिंग आए, ये युद्ध होगा, ये सब सारी चीजें होंगी तो दुनिया भर को नुकसान होगा। अब इटली के प्रधानमंत्री ने क्यों ऐसा किया? यूक्रेन का युद्ध रसिया के साथ हो रहा है, अमेरिका पीछे से मदद कर रहा है, इटली नाटो का सदस्य है, लेकिन नुकसान तो सबका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है यह तो देखने वाली बात है। जॉर्जिया मेलोनी ने तो बढ़िया अपनी चाल चल दी, भैया हमारा ये है कि G7 बुलाओ, पहले आपस में मीटिंग करो, भैया ये सब युद्ध नहीं होने चाहिए, ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेबनान या लेबनान जो भी आप उसको कहते हैं, बेरूत उनका जो खास शहर है, वो आप मान करके चलिए और हिजबुल्लाह को भी मान करके चलिए कि इन लोगों को उठले लायक छोड़ने वाला इजराइल नहीं है, और ईरान से बदला जरूर लेगा इजराइल। यहूदियों का माइंडसेट है कि अगर आपने उनको कुछ किया है तो उसका बदला वो जरूर लेते हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ईरान में कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा, क्या क्या टारगेट पे होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से ईरान को पता है। ईरान अभी अपनी रक्षा प्रणाली ये सब सारी चीजों को मजबूत करने में लगा हुआ है। साथ के साथ क्या कह रहा है ईरान कि हम दोबारा करेंगे, तो करना पड़ेगा ना। हालांकि पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया, खासकर इस्लामिक देशों में या इस्लाम को मानने वाले लोगों में, इस बात के लिए कि भैया इजराइल को तो ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं किया भाई साहब, 90 लाख से कम का ही देश है और सबको पनाह मना करके रखा हुआ है अगल बगल, और पूरे दुनिया में सीधे कहता है साथ हो तो ठीक है और नहीं हो तो हम परवाह नहीं करते हैं, हम परवाह नहीं करते हैं। ये इजराइल की अपनी फिलॉसफी है। फिलहाल बहुत सारे देश न्यूट्रल हैं, सब सारी चीजें हैं, लेकिन एक सवाल पूछिएगा जिन लोगों को बुरा लग रहा है ना, ये बात बताओ भैया, IOC क्यों नहीं बोल रहा है? IOC क्या है? इस्लामिक काउंसिल है बहुत सारे इस्लामिक देशों की। वो बोले तब तो कुछ समझ में आए कि कौन किधर है। पाकिस्तान भी ना मोहरा है अमेरिका का, और अमेरिका को समर्थन है इजराइल का, तो पाकिस्तान में मुल्ला मौलवी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख लीजिएगा, एक समय आएगा यही पाकिस्तान से ही ईरान पे हमला होगा, पाकिस्तान से ईरान पे हमला होगा, यह दिन देख लीजिएगा। क्योंकि जो वैश्विक परिदृश्य बन रही है, अब पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? भिखारी आदमी है सब, उनको पैसा चाहिए, जो पैसा देगा उधर से लड़ेंगे। कोई सरकार नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भैया ईरान के पास भी कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ा ही ना हो, तो प्रोपेगेंडा पे चलता है। जहां डेमोक्रेसी नहीं होती है वो देश प्रोपेगेंडा पे चलता है, वो चाहे चीन हो चाहे कोई भी देश उठा करके देख लीजिए आप। तो ये है सिचुएशन अभी तक की। अब दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एनालिसिस अच्छी लगी होगी। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, सपोर्ट भी करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट करके बताइएगा कि इस लड़ाई को लेकर के आपका नजरिया क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।